बात हो रही है मईशत की, बजट के बाद जो पैदा होगी ये सिचुएशन, और ये जून का महीना मईशत को लेकर किस कदर इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे मजीद। अभी मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने, रीनाउंड इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? खैरियत से? ठीक ठाक हैं सब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब? सबसे पहले बताइएगा, मुतजाद स्टेटमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं रवा महीने आईएमएफ की डील को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब आईएमएफ प्रोग्राम जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी, और आईएमएफ से रिलेटेड वो जो बातें फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं उनसे नहीं लग रहा कि कोई आईएमएफ की तरफ से मुस्बत इशारे मिले हों। आपके पास कोई खबर, कोई चीज़ जो आपने एनालाइज की हो दोनों की गुफ्तगू से? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, मैं हमेशा से ये समझता था कि आईएमएफ जो है एक 5 साल की इलेक्टेड हुकूमत जो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी देती है उसके साथ गुफ्तशनीद करेगी। मैं हमेशा समझता था कि आईएमएफ ऐसी हुकूमत जो चंद माह की है और वादे पूरे नहीं कर सकती, वो क्यों कैसे उनके साथ ये डील करेंगे। तो इन वे आज आके इसहाक डार साहब ये बात कर रहे हैं, हालांकि उसको जियो पॉलिटिक्स भी उसमें उन्होंने ले आए हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि अभी तक इसहाक डार साहब ने कौम को गलत बयानी में असलियत नहीं बताई थी, और वो असलियत यही है कि हम अपना घर नहीं ठीक कर रहे, हम अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा रहे, हम अपने जमीन की या मजदूरों की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे। तो उसके अंदर हमारी जो है कर्जे, उसको रोल ओवर करना अभी चीन, सऊदी अरब और यूएई तो ये कर देंगे। अमेरिका के साथ हम इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन में उस डायरेक्शन में नहीं है। सो इन माय व्यू ये जो सिचुएशन बनी है ये हमेशा से थी कि आपको एटलीस्ट इस गवर्नमेंट को आईएमएफ जो है वो कर्जा नहीं देगा, और जो भी गुफ्तशनीद है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करेगा अगर हमने करना है। अब सवाल तो ये है कि क्या हम आईएमएफ के साथ ही चल के अपना घर ठीक कर सकते हैं, या अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके भी घर ठीक कर सकते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि फिलवक्त हम अपना घर खुद सीधा करने के काबिल हैं, या आपको लगता है कि कम से कम एक आईएमएफ प्रोग्राम की तो फौरी तौर पर ज़रूरत है हमें स्टेबिलिटी के लिए? आप सही कह रहे हैं। जब आपके जो है तकरीबन इम्पोर्ट्स जीरो हो चुकी हों, आप अभी भी बिजली बाहर के तेल से मंगवाते हो, मगर सवाल ये है कि क्या इंटरेस्ट रेट आपने जो 21% रखा उस पर आपका सनतकार कोई, और स्पेशली छोटे सनतकार जो हैं वो कोई खैर खा तरक्की कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ आ रही है जो बात आप कर रहे हैं कि एक आईएमएफ प्रोग्राम चाहिए ताकि वर्ल्ड बैंक भी इन्वेस्ट कर सके, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इन्वेस्ट कर सके, मगर गवर्नमेंट को इस स्टेज पे एटलीस्ट इलेक्शन अनाउंस तो कर देना चाहिए, जब भी करना है अक्टूबर में या नवंबर में, ताकि जो आईएमएफ और उसके इत्तेहादी हैं उनको ये तो समझ आए कि हम डेमोक्रेटिकली चलना चाहते हैं इररिस्पेक्टिवली। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने पहले जियो पोलिटिकल सिचुएशन का जिक्र भी किया जो इसहाक डार साहब ने भी कहा, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर और दीगर वज़रा भी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हमें इकोनॉमिकली भी अब फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो पहले मुआहदे गलत कर गए, और अब उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से जियो पोलिटिकल फैक्टर जो आपने भी डिस्कस किया। आपके ख्याल में करंट गवर्नमेंट की सीरियसनेस और जो इलेक्शंस वो अनाउंस नहीं कर रहे, जो अभी भी आपने जो आर्ग्यूमेंट सामने रखा, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, आप अगर दोनों को रेशो रखें, आपके ख्याल में कितनी % इसके अंदर आईएमएफ प्रोग्राम ना होने में सो फार रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और कितने % जियो पोलिटिकल फैक्टर है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो आप देखिए जी कि एक साल पहले 6% ग्रोथ थी आपकी, अब 0.3% ग्रोथ है। एक साल आपका गुजरा, उसमें अब पिछली गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है। मैंने आपसे अभी के 21% पहले, उस वक्त इमरान खान साहब के जमाने में
9.75 पे था आपका इंटरेस्ट रेट, आज आपका 21% पे है। उस वक्त इन्फ्लेशन रेट ये नहीं था जो अब 38% है। उस वक्त डॉलर इतना महंगा नहीं था जो 310 के करीब पहुंचा हुआ है। तो सारा उस गवर्नमेंट पे जब आप ब्लेम करते हैं तो अपना जो एक साल है उसमें आपने मिनी बजट लाके इनडायरेक्ट टैक्सेस को 25% भी किया, आपने इंपोर्ट तकरीबन बंद कर दी जिसमें रॉ मटेरियल और मशीनें भी थी। सो इन अ वे जो आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये तो हमेशा से थी। हमारी जो पिछली गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स ने जो यूक्रेन की लड़ाई में अब्सटेन किया, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली, रूस और अमेरिका की पोजीशन नहीं ली। तो इन अ वे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तो ये आ गई हुई थी पिछली गवर्नमेंट में भी। और मगर पिछली गवर्नमेंट में कोविड-19 आया था जिसकी वजह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया IMF की शर्तें। बट एट द सेम टाइम जब ये गवर्नमेंट आई है तो चीजें और तरफ थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अपनी मईशत की कमजोरी को भी तो जरा बताना चाहिए। ये सारी बात नहीं है। आप जब आपके सनतकार डॉलर खरीद के मुल्क से सरमाया बाहर ले जाएं तो वो पिछले एक साल में हुआ है, उसका ब्लेम कहीं और तो नहीं डालिए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉलर्स का खरीदने में भी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। इनफैक्ट लोगों को बाहर पैसा भेजने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पिछले 9-10 महीने से मल्टीनेशनल कंपनीज अपने डिविडेंड्स बाहर नहीं लेके जा पा रही। जो आपने सनतकारों की बात कही, बिजनेस कम्युनिटी की बात की, बिजनेस कम्युनिटी का आलम ये है कि अब शेल का ही फॉर इंस्टेंस हम देख लें, रिसेंट बड़ी एग्जांपल है, शेल अपने स्टेक्स पाकिस्तान में सेल करने जा रहा है। तो ये ग्लोबली क्या मैसेज कन्वे हो रहा है पाकिस्तान को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स को? देखें, ग्लोबली जो मैसेज ये है कि ये अब फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं रह गई, ये तो अब डिप्रेस्ड इकोनॉमी है। अब मेरा ये ख्याल है कि शेल जो बेच रहा है वो एक आपका रशियन तेल खरीदने के ऊपर एक रिएक्शन है अमेरिकन कंपनी की तरफ से, वो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का हिस्सा है। बात यह है जी कि आपने अगर पोजीशन अपनी अब प्रो चाइना, प्रो रशिया, प्रो ईरान और सऊदी अरब की है तो इन अ वे आपको उसका इन्वेस्टर को नजर आना चाहिए वो जो शिफ्ट है। ये नहीं हो सकता कि आप शिफ्ट कर जाएं और जो लोग चाइना से ट्रेड करना चाहते हैं उनको भी आपकी पॉलिसी ना पता लगे और जो अमेरिका से ट्रेड करना चाहते हैं उनको भी आपकी पॉलिसी ना पता लगे। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली एक्सपोर्टर को, कि आपको अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि जी रूसी तेल के लिए हमने चाइनीज करेंसी इस्तेमाल की है। तो चाइनीज करेंसी भी तो हमारी करेंसी नहीं है ना, वो भी तो खरीदनी है, वो भी तो आपका एक्सपोर्टर जो है वो खरीदेगा। तो इन अ वे आपके एक्सपोर्टर को पता तो होना चाहिए कि अब कौन सी मार्केट है जहां आपने, आपके इंपोर्टर को भी स्पेशली ऑयल मार्केट है। ईरान से आप अब तेल भी लेना चाहते हैं मगर वो जो गैस की पाइपलाइन है उसको भी आपने पूरा नहीं किया, तो स्मगल्ड ईरानियन तेल तो आ रहा है, आपका ऑफिशियल ईरानियन तेल तो नहीं आ रहा। तो अब बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस गवर्नमेंट की किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी में। सिवाय टैक्स के कि वो ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट के वो बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन के वो बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक पॉलिसी तो मुझे नजर नहीं आई, एक्सपेशली एक्सपोर्ट पॉलिसी चाइना के साथ और ईरान के साथ तो मुझे नजर नहीं आई उस तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब आपने अभी पहले जिक्र किया कि ग्रोथ जो थी वो पहले 6% पे थी और रवां साल जो है वो 0.3% पे आ गई। अभी गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर जो फिगर्स सामने रखे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, उसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें टैक्स की तो हम रवां साल 7,100 अरब टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके। गवर्नमेंट ने 9,200 अरब का टैक्स लगा दिया। फिर इंडस्ट्री के ऊपर जो सुपर टैक्स लगाया 10% का, और वो 29% का पहले टैक्स, 10% का ये सुपर टैक्स, फिर
वर्कर्स का जो एम्प्लॉयज़ कुछ टैक्सेस हैं कुछ 4-5% के, ये जो 43-44% के टैक्सेस अब लगेंगे यहाँ पे, इससे कौन सा आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट गवर्नमेंट यहाँ पर दे रही है जिसमें कि हौसला अफजाई की जाए बिजनेस कम्युनिटी के जी के पैसे नहीं है आप लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें? जब 44% टैक्सेस होंगे तो कौन पाकिस्तान में पैसे लगाएगा? मैं एग्री कर रहा हूँ जी। मेरा ये ख्याल है कि 88 मिनिस्टर से पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं चला करती। इतने खर्चे जो गवर्नमेंट ने इस बजट में रखे हैं उसमें कहीं हमें ये नहीं नजर आता कि गवर्नमेंट छोटी की गई है, गवर्नमेंट के अखराजात थोड़े किए गए हैं। और जब आप इंडस्ट्री पे टैक्स लगाएंगे इस किस्म के तो फिर वो लोग उससे ज्यादा आसान तो यह है कि डॉलर खरीद के मुल्क से बाहर भेज दिया जाए और हर डॉलर पे अगर 30-35 रुपए फायदा हो रहा है तो इस इंटरेस्ट रेट पे, इस टैक्स पे, इस इन्फ्लेशन पे तो कोई कारोबार। सो इन अ वे मुझे जो नजर आया है वो इनडायरेक्टली ये नजर आया है कि फॉरेनर हर डॉलर पे 310 रुपए कमा के यहाँ इन्वेस्ट कर ले, पाकिस्तानी तो शायद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने इंटरबैंक और ओपन मार्केट या रेट की बात की, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 रोज से इसके अंदर काफ़ी कमी आ रही है। जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट था, डिफरेंस था उसमें। इनफैक्ट मैंने अभी आपके प्रोग्राम से पहले भी मैंने ओपन मार्केट में थोड़ा सा एनालिसिस किया कि कितना फ़र्क है इस वक्त। तो पिछले 2-3 दिन से जो मैं देख रहा हूँ रेट्स में 2-4-5 रुपए का मार्जिन है। अब वो जो बड़े मार्जिन थे वो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में नहीं है। आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न है, ये जो अचानक ओपन मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं वो इंटरबैंक रेट्स के करीब आई हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को फायदा देना था स्टेट बैंक की पॉलिसी ने वो दे दिया हुआ है। जिन लोगों ने पैसा इस मुल्क से बाहर निकालना था वो ले गए हुए हैं। अब सिर्फ जो फर्क है वो इतना ही होगा कि आप 310 पे डॉलर चला जाए तो बेचना शुरू कर दें, 280 या 285 पे चला जाए तो खरीदना शुरू कर दें। ये है अब जो फर्क है। मिसाल के तौर पे जब आपने ये थ्रेट किया, मुझे नहीं पता वो थ्रेट कितनी पूरी हुई, कि आप जो स्पेकुलेशन बैंकों ने की है उनको फाइन करेंगे, तो शायद बैंकों ने अब स्पेकुलेशन बंद कर दी। मगर ओपन मार्केट में ये स्पेकुलेशन है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसने डॉलर खरीद के रखा हुआ है, वो नहीं परवाह कर रहा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जो छोटे कारोबारी हैं वो ही इस फ्लक्चुएशन से ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो शायद आपकी बात सही है, 5-6 रुपए का ही फर्क में पैसा बनाएंगे। 30-35 रुपए का फर्क जो था उसमें से जिसने बनाना था वो मुल्क से बाहर चला गया है। नहीं, यानी आपके ख्याल में ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की आपने बात की या छोटे इन्वेस्टर की, आप कह रहे हैं कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने अभी भी होल्ड किए हुए हैं पैसे, उसकी क्या रीज़न है? यानी अभी जो फिर सेलिंग हो रही है ओपन मार्केट के अंदर भी ज़्यादा मार्जिन में नहीं, ये पैनिक सेलिंग है कि जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म चीज़ों को असेस नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है कि यार जितना प्रॉफिट भी है उसको अभी सेल करके प्रॉफिट ले लो, ये पैनिक सेलिंग है? फिर देखिए, पैनिक तो नहीं है, मगर छोटा सरमायाकार तो इसी में ही पैसे बनाता है ना, कि खरीद लें जब थोड़े से सस्ते हो गए और बेच लें जब थोड़े से महंगे हो गए। जो बात मैंने वो की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो उसमें 2 बातें की है ना। एक तो यह है कि जिसने पैसा बाहर ले जाना था ले गया। दूसरी बात यह है कि हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है रखा होगा कि अगला इलेक्शन होगा, अगली गवर्नमेंट आएगी, अगला कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी तो फिर उस पैसे से कोई और रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे या मुल्क से बाहर ले जाएंगे या मुल्क के अंदर। अब आप देखते हैं एक पॉलिसी बजट में ये भी आई है कि शायद 1 मिलियन तक आप अगर पैसे इस मुल्क में ले आएंगे डॉलर, तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब सवाल तो एक बड़ा सीधा है कि जिसने इंग्लैंड या फ्रांस से या अमेरिका से यहाँ पैसा भेजा है उसने तो डिक्लेयर किया हुआ है, वहां तो काला धन उस तरह नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ से हुंडी के जरिए पैसे लेके जाओ और फिर उसको वापस ले आओ तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो आप एक मौका दे रहे हैं ना कि उस काले धन को सफेद कर लें मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू।
बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सेक्टर्स में टैक्स एग्जाम्पशंस दी हैं और इनमें वो बड़े सेक्टर्स हैं जो हमारे टैक्स रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन चलिए आप कह लें कि एग्रीकल्चर पे टैक्सेस मिनिमम इसलिए किए जाएंगे, आप जितना उनको फेवर करेंगे उतनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा। हमारा चूँकि बहुत बड़ा तबका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो अल्टीमेटली मुल्क के अंदर खुशहाली आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो दीगर सेक्टर्स हैं जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर है, फिर मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि 2000 अरब की टैक्स चोरी सालाना पाकिस्तान में हो रही है, और उसमें जो बड़े सेक्टर्स हैं उसमें टोबैको का बड़ा नाम है, उसमें बहुत चोरी हो रही है, रियल एस्टेट में, और इसी तरह दीगर कुछ सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट जब पता चल रहा है गवर्नमेंट को कि ये सेक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, फिर भी पकड़ नहीं पा रही, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही। मतलब माफियाज यहाँ पर इतने मजबूत हो गए हैं। इवन अभी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक केस है, जो एक यूनिवर्सिटी से अलकादिर ट्रस्ट का, उसके अंदर भी जब एक रियल एस्टेट माफिया का नाम आता है उसका भी नाम बीप कर दिया जाता है तमाम चैनल्स पर। आप सही कह रहे हैं जी। बात यह है कि दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, पिछले प्राइम मिनिस्टर तो हर दफा कहते थे कि जी माफिया के साथ मैं नहीं लड़ सका, और वो लैंड माफिया है या फूड माफिया है या अनाज माफिया है या बिजली का माफिया है या चीनी का माफिया है, ये उन्होंने कहा। और अभी भी आप देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई तोड़ के बनी है तो वो वही मैग्नेट्स ने बनाई है ना, जो लैंड माफिया में भी थे और शुगर में भी थे, माफिया लीडर्स भी थे। तो दूसरी बात ये, तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों के इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ, आपके उन हलकों के साथ, एफबीआर के साथ, जिन्होंने पकड़ना है या नहीं पकड़ना। दूसरी बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है जिसको हम पीडीएम कहते हैं, जिसमें ज्यादातर पीएमएलएन है, इनके ऊपर भी तो यही इल्जामात थे कि यहाँ से इनके पिछले प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जो हैं वो यहाँ से पैसे बाहर ले गए, पनामा लीक्स हुए, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, और भी अभी भी शायद वो पनामा लीक पे 200 कुछ लोगों 248 पे तो केस किया हुआ है कि इनको कोई नहीं पकड़ा। तो मेरा ये ख्याल है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, यहाँ एक खास तबका है जिसके इंटरेस्ट हमारी फिस्कल पॉलिसी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी वॉच करती है, और जिनको कौम को लूट के जिनको फायदे दिए जाते हैं। और ये जो भी बातें आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, इसमें वही तबके हैं। गवर्नमेंट भी बदल जाए तो शायद शक्लें तो बदल जाती हैं, वो माफिया या वो तबकों को मराते मिलती हैं, कौम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए। यानी यहाँ पर मैं जो मर्जी करते हैं इम्पैक्ट उनका उनके ऊपर नहीं होगा, वो इतने तगड़े हैं, गवर्नमेंट जो भी हो उनके मामला मैनेज है, उनके पैसे बना सकते हैं। आप देखें कि जब एक फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज से कुछ गवर्नमेंट पहले उन्होंने खुद ही माना कि उन्होंने कर्जा हसना कितने मिलियन डॉलर का अपने बेटे को दिया है यूएई में। इसी तरह और लोगों के नाम आते हैं बार बार। आपके कौन सा मिनिस्टर है जिसमें सही या गलत करप्शन के केसेस नहीं बनते? तो मौके मिलते हैं तो फिर ये काम होते हैं। हम जो है एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो लॉ इन्फोर्सिंग बॉडीज हैं वो खुद उस तबकात के इंटरेस्ट को वॉच करती हैं, जिसकी वजह से काला धन भी आता है, जिसकी वजह से करप्शन भी आती है, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आपका पॉइंट है, मेरे पास चूंकि आपके साथ अब काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं तो थोड़ी बहुत इकोनॉमी की हाव नाव हमें भी होना शुरू हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन। एक आखिरी पॉइंट, ये जो आपने बात की, लास्ट आपने बात की, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है। अभी पहले सेगमेंट के अंदर हम शाहिद हकान अब्बासी साहब से बात कर रहे थे कि हम बात करते हैं कि रिफॉर्म्स लेकर आनी है, हर बंदा रिफॉर्म्स करता है, लेकिन रिफॉर्म्स लेकर आने का इनिशिएटिव कोई नहीं ले पा रहा। उसकी क्या रीज़न है? उन्होंने कहा जी कि उसके लिए हमें अपना घर सीधा करना पड़ेगा और बुनियाद से चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कोट किया कि ये जो फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी है, उन्होंने कहा ये हमारी समझ से बालातर है कि आप किस तरह एक शख्स को कह रहे हैं कि तुम मुझे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दो,
तो और तुम नॉन फाइलर रहो। ये इस तरह की जो डिविजन्स हैं ये कितना रोल प्ले कर रही है इस मुल्क की इकोनॉमी को ख़राब करने में? यानी पॉइंट तो बड़ा वैलिड है, एक बंदा टैक्स दे रहा है और वो फाइलर है, उसने अपनी टैक्स को शो कर दिया, अपनी इनकम को, हर चीज़ को शो कर दिया। दूसरा थोड़े से ज़्यादा पैसे दे रहा है लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है मैं टैक्स नहीं मैंने देना, मैं नॉन फाइलर हूँ, थोड़े से पैसे मुझसे ज़्यादा ले लो। सिमिलरली जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि $1,00,000 जो है वो ले आओ, आपसे उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ें किस तरह रोल प्ले कर रही हैं हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करने में? जी, मैं टेक्निकली तो अब्बासी साहब के साथ अग्री कर रहा हूँ। बहुत सही बात की है उन्होंने कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी का फ्रॉड है वो जो है आम आदमी को तो जकड़ता है उस सारे सर्कल के अंदर, और जो उस आम आदमी से ऊपर है जिसके कुछ नाम आपने भी लिए, मैंने भी लिए या रेफरेंस दिए, उनको तो वो नहीं जकड़ता। बात ये है जी कि खुद वो प्राइम मिनिस्टर रहे और अगर आप देखें उनकी वो एविएशन पॉलिसी या पेट्रोलियम पॉलिसी तो वो दो किस्म की थी। जो एयरलाइन को एविएशन मिलता था वो रिलेटिवली वहाँ चेंजेस नहीं आई, और जो कारों को पेट्रोल मिला वहाँ प्राइस की बदल हुई। सो हम जब इररिस्पेक्टिवली कितने भी अच्छे बने, हम जब पॉलिसी ऐसी बनाएं जो मुझे और मेरे दोस्तों को और मेरे रिश्तेदारों को फायदा दे, और जिनको मैं नहीं पसंद करता, जिसना शहबाज शरीफ ने यहाँ बहुत सारे प्लाजा गिरवा दिए क्योंकि वो अपोजिशन के थे, और फिर उनकी हुकूमत में और नए प्लाजा बने। तो जब आप ये करेंगे तो फिर आप इन्वेस्टर जो सीरियस इन्वेस्टर है उसको यहाँ से भगा देंगे। जब ये करेंगे तो आप वो जो इकोनॉमी का पहिया चलना है, जिससे लोगों का रोजगार चलना है, उसको ठेस पहुंचेगा। मेरा ये ख्याल है कि पहले तो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं 3 टैक्स देता हूँ। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं सेल्स टैक्स देता हूँ और मैं विद होल्डिंग टैक्स देता हूँ। मैं विद होल्डिंग टैक्स क्यों देता हूँ जबकि मैं फाइलर भी हूँ? वो कम होगा दूसरों से, बट मेरा पहले विद होल्डिंग टैक्स कटता है, फिर मुझसे कहा जाता है कि फाइल करो। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा विद होल्डिंग टैक्स देके और बाकी 2 टैक्स नहीं दिए जाते तो उनको फायदा तो मिलेगा आपको। सो इन अ वे ये रैशनलाइजेशन बिल्कुल करने की जरूरत है कि आपकी टैक्स की पॉलिसी इकोनॉमी को कितना चला रही है, आदमी का घर कितना चला रही है और नुकसान कितना दे रही है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर के.एस. असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी बड़ी कैबिनेट के साथ फाइनेंशियल मैटर्स चलाना गवर्नमेंट के लिए कोई आसान काम नहीं है। शायद गवर्नमेंट को चीज़ों को दोबारा से देखना पड़ेगा, शुरू से देखना पड़ेगा, हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी कैबिनेट के साथ मामलात को चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, और इस कैबिनेट के अंदर हर वो शख्स नहीं है जो इस मुल्क और इस कौम को लेकर बड़ी हमदर्दी रखता है। मतलब यहाँ पर नवाब ज़रा इफ्तिखार जैसे लोग ज़रूर हैं जो मिनिस्टर हैं लेकिन अपने खर्चे पर अपना दफ्तर भी चलाते हैं और वो गवर्नमेंट से किसी तरह के कोई पर्क्स नहीं लेते। जब इस तरह का जज्बा बाकी कैबिनेट के अंदर भी होगा, वो मुल्क के लिए सोचेंगे, लोगों के लिए सोचेंगे, फिर शायद चीज़ें बेहतर हों। लेकिन उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है वो सोच होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे कि तमाम लोगों के अंदर वो सोच है। अल्टीमेटली सारे पाकिस्तानी हैं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैं सोचूं तो मैं तो ज़रूरी ये समझता हूँ कि हर शख्स जब वो मुल्क के लिए सोचेगा तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा। तो चाहिए लोगों को कि वो ख़ास तौर पर कैबिनेट पे बैठे कि वो नवाब ज़रा इफ्तिखार साहब वाली सोच अपनाएं। ये सारे बड़े साहिब इस्तात हैं, इनमें कोई जो है वो अगर अपने मामलात को वहाँ पर ख़ुद से मैनेज करना शुरू करेगा, उनके घर के सर्कल में, फाइनेंशियल सर्कल में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से होगा इस मुल्क की इकॉनमी में, जिसकी बड़ी ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।